दोस्तों, पाकिस्तान का शहर कराची बाहर से देखने पर एक आम सा शहर, लेकिन इसके अंदर ऐसी कहानियां दबी हुई हैं जिनमें पैसा नहीं, खून की कीमत लगती है। यहाँ कुछ जमीन के टुकड़े ऐसे हैं जिनका रेट रुपये में नहीं बल्कि ताकत में तय होता है। जो जमीन जिस दिन गलत नजरों में आ जाए उस दिन उसका मालिक सिर्फ जमीन ही नहीं, अपनी जिंदगी भी खतरे में डाल देता है। ऐसी ही एक जमीन थी कराची के सबसे महंगे इलाकों में से एक, क्लिफ्टन के पास, समंदर के सामने फैली हुई प्राइम लोकेशन, जहां बड़े बड़े बिल्डर और अरबपति अपने सपनों का महल बनाना चाहते थे। इस जमीन की कीमत करीब 1200 करोड़ रुपए बताई जाती थी, लेकिन इस जमीन का असली दाम उसकी लोकेशन से कहीं ज्यादा था। यह जमीन अंडरवर्ल्ड के लिए पावर का प्रतीक थी। इस जमीन का मालिक एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन था, आम आदमी नहीं, लेकिन अंडरवर्ल्ड भी नहीं। वह अपने काम से काम रखता था और राजनीति या गैंगस्टरों से दूर रहता था। उसे शायद यह अंदाजा भी नहीं था कि उसकी यह जमीन एक दिन उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी। एक दिन उसके पास एक अनजान नंबर से फोन आता है। सामने से आवाज आती है, जमीन हमारे नाम कर दो वरना अंजाम बुरा होगा। शुरुआत में उसने इसे हल्की धमकी समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर फोन आने लगे। दिन में, रात में आवाजें बदलती रहीं, लेकिन मैसेज एक ही था, जमीन छोड़ दो। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि यह कोई आम गुंडा नहीं है, यह अंडरवर्ल्ड का खेल है। और इस खेल में सबसे ऊपर बैठा नाम था दाऊद इब्राहिम। दाऊद का नाम सुनते ही कराची से लेकर दुबई तक लोग खामोश हो जाते थे। दाऊद सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वह एक पूरा सिस्टम था। पुलिस, नेता, बिजनेस, हर जगह उसकी पकड़ मानी जाती थी। बिजनेसमैन डर गया, वह पुलिस स्टेशन गया, एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन वहां उसे सिर्फ खामोशी मिली। कभी कहा गया, ऊपर से आदेश नहीं है, कभी कहा गया, आप समझदार आदमी हैं, मामला सुलझा लीजिए। उसने नेताओं से संपर्क किया, सिफारिशें ढूंढी, लेकिन हर दरवाजा बंद मिला। उसे साफ समझ आ गया कि यह लड़ाई कानून की नहीं है, यह लड़ाई ताकत की है। इसी दौरान किसी ने उसे एक नाम बताया, लियारी जाओ, रहमान डकैत के पास। लियारी कराची का वह इलाका जहां कानून नहीं, डर चलता था, जहां दो चीजें मशहूर थीं, फुटबॉल और खौफ। और उस खौफ का नाम था रहमान डकैत। रहमान डकैत का असली नाम था अब्दुल रहमान बलोच। बचपन से ही वह जुर्म की दुनिया में पला बढ़ा। उसके पिता भी अपराध की दुनिया से जुड़े हुए थे, लेकिन रहमान की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसके पिता की हत्या हुई। उस हत्या ने रहमान के दिमाग में कुछ तोड़ दिया। बदले की आग में उसने अपने ही पड़ोसी की हत्या कर दी। कहा जाता है कि शक की वजह से उसने अपनी मां तक को नहीं बख्शा। उसे लगता था कि हर कोई दुश्मनों से मिला हुआ है। यहीं से रहमान की जिंदगी एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी जहां वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। 20 साल की उम्र तक उसके ऊपर अपहरण, वसूली और हथियार रखने के दर्जनों केस हो चुके थे, लेकिन रहमान आम गैंगस्टर नहीं था। वह पैसे के लिए अपराध नहीं करता था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत उसकी अना थी। अगर किसी ने उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाई तो फिर वह क्या कर बैठेगा, यह उसे खुद भी नहीं पता होता था। वह पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल था। कभी वही रहमान गरीबों की मदद करता था, लियारी में उसकी छवि किसी रॉबिन हुड जैसी थी, तो कभी वही रहमान बिना पलक झपकाए किसी को गोली मार देता था। कराची में लोग कहते थे, अगर फुटबॉल नहीं खेलना है तो रहमान का नाम मत लेना। समय के साथ रहमान ने राजनीतिक ताकत भी बना ली। लोकल नेता, पुलिस अफसर सब उससे डरते थे। लियारी में उसकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। और अब उसी रहमान डकैत के पास वह डरा हुआ बिजनेसमैन पहुंचा। उसने रहमान को पूरी कहानी बताई, जमीन, धमकियां, दाऊद का नाम। रहमान चुपचाप सुनता रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन अंदर कुछ सुलग चुका था। रहमान ने बिना वक्त गंवाए कहा, फोन नंबर दो। बिजनेसमैन को यकीन नहीं हुआ। वह जानता था कि दाऊद से बात करना मौत को दावत देने जैसा है, लेकिन रहमान को फर्क नहीं पड़ा। उसने सीधे फोन मिलाया। उधर फोन उठा। रहमान बोला, दाऊद, लियारी का रहमान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी छा गई। दाऊद को लगा कोई मजाक कर रहा है। आखिर उसे धमकी देने की हिम्मत कौन कर सकता था। रहमान ने बात साफ कही, जिस जमीन पर तुम्हारे आदमी बैठे हैं उसे खाली कर दो। दाऊद को पहली बार महसूस हुआ कि सामने वाला डर नहीं रहा। आवाज में कोई झिझक नहीं थी। रहमान ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी, अगर उस जमीन पर एक ईंट भी हिली तो कराची का नक्शा बदल जाएगा। फोन कट गया। उस फोन कॉल के साथ ही अंडरवर्ल्ड की हवा बदल गई। जो काम सालों से कोई नहीं कर पाया था, वह रहमान ने एक कॉल में कर दिया था। दाऊद को सीधी चुनौती। और यहीं से शुरू हुई वह गैंग वॉर, जिसने पहली बार दाऊद को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद कोई उससे भी ज्यादा खतरनाक है। रहमान डकैत की उस एक फोन कॉल के बाद कराची की अंडरवर्ल्ड में बेचैनी फैल चुकी थी। दाऊद इब्राहिम जैसे शख्स को खुलेआम चेतावनी देना कोई मामूली बात नहीं थी। यह सीधा ऐलान था कि अब मामला सिर्फ जमीन का नहीं रहा, बल्कि इज्जत और वर्चस्व की लड़ाई बन चुका है। दाऊद को शुरुआत में लगा कि यह सिर्फ एक लोकल गुंडे की हिम्मत है जो ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, लेकिन रहमान कोई आम नाम नहीं था। लियारी में उसका खौफ ऐसा था कि पुलिस भी बिना तैयारी वहां कदम नहीं रखती थी, और दाऊद ये बात अच्छी तरह जानता था। लेकिन रहमान यहीं नहीं रुका। फोन कटने के कुछ ही घंटों बाद रहमान ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने दाऊद के सबसे भरोसेमंद आदमी नूर मोहम्मद इब्राहिम पर हाथ डालने का हुक्म दे दिया। वही नूर मोहम्मद जो कराची में दाऊद के सारे जमीन और वसूली के काम संभालता था, जो खुलेआम खुद को अलग गैंग बताता था, लेकिन अंदर ही अंदर दाऊद के इशारों पर चलता था। नूर मोहम्मद को लगता था कि कराची में कोई उसे छू भी नहीं सकता, लेकिन वह यह भूल गया था कि लियारी रहमान का इलाका है। एक रात
जब नूर मोहम्मद अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ निकल रहा था तभी अचानक रास्ता बंद कर दिया गया। चारों तरफ से हथियारबंद लोग सामने आ गए। कुछ समझने से पहले ही गोलियों की आवाज गूंज उठी। कहा जाता है कि नूर मोहम्मद को बेहद बेरहमी से मारा गया। यह सिर्फ एक कत्ल नहीं था, यह एक मैसेज था, दाऊद के लिए सीधा संदेश। अब खेल बदल चुका है। इस खबर ने कराची में सनसनी फैला दी। पहली बार ऐसा हुआ था कि दाऊद के किसी इतने करीबी आदमी को इस तरह खुलेआम मारा गया हो। पुलिस आई, खाना पूरी हुई, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि रहमान का नाम लेकर आगे बढ़े। अब बारी थी उस 1200 करोड़ की जमीन की। क्लिफ्टन इलाके में जहां पहले दाऊद के गुर्गे डेरा जमाए बैठे थे, वहां अचानक रहमान के 200 से ज्यादा आदमी पहुंच गए। भारी हथियार, बाइक, गाड़ियां, पूरा इलाका कुछ ही घंटों में उनके कब्जे में चला गया। दाऊद के आदमी जो पहले अकड़ के साथ घूमते थे अब खुद पीछे हटने लगे। वजह साफ थी, उनका सरदार मारा जा चुका था और दाऊद की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। कराची में यह बात आग की तरह फैल गई कि दाऊद पहली बार चुप है। कई लोग इसे दाऊद की रणनीति बता रहे थे तो कई इसे उसकी मजबूरी, क्योंकि दाऊद जानता था कि रहमान से सीधी भिड़ंत का मतलब कराची में खुला युद्ध, और उस युद्ध में नुकसान दोनों तरफ होना तय था। कुछ दिनों बाद उस पाकिस्तानी बिजनेसमैन के पास एक मैसेज आया। मैसेज छोटा था लेकिन मतलब बहुत बड़ा। हम पीछे हट रहे हैं, मामला यहीं खत्म समझो। बिजनेसमैन को यकीन नहीं हुआ। जिस जमीन के लिए वह महीनों डर के साए में जी रहा था, वही जमीन अब उसे वापस मिल चुकी थी। बिना कोर्ट, बिना पुलिस, बिना सरकार, सिर्फ ताकत के दम पर। जानकार बताते हैं कि दाऊद के पूरे अंडरवर्ल्ड करियर में यह पहला मौका था जब उसे खुलेआम पीछे हटना पड़ा, और वह भी एक लोकल गैंगस्टर के सामने। यहीं से रहमान डकैत का नाम सिर्फ कराची नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड की फाइलों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। लेकिन यह शोहरत ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। जैसे जैसे रहमान का असर बढ़ता गया वैसे वैसे उसके दुश्मनों की लिस्ट भी लंबी होती गई। लोकल नेता उससे परेशान थे क्योंकि बिना उसकी मर्जी कोई फैसला नहीं हो पाता था। पुलिस और एजेंसियां उससे खौफ खाती थीं क्योंकि वह कानून से ऊपर नजर आने लगा था। लियारी में लोग कहते थे, रहमान बुरा है लेकिन हमारा है। गरीबों की मदद, बच्चों के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट, जरूरतमंदों की सहायता, इन सब की वजह से लोग उसे अपना रक्षक मानते थे। लेकिन सरकार और सिस्टम के लिए वह एक खतरा बन चुका था। यही वजह थी कि उसके खिलाफ धीरे धीरे घेरा कसना शुरू हुआ। रहमान डकैत का नाम अब सिर्फ अंडरवर्ल्ड तक सीमित नहीं रहा था, उसका असर सड़कों से निकलकर सियासत और सिस्टम तक पहुंच चुका था। लियारी में जो भी बड़ा फैसला होता उसके पीछे कहीं न कहीं रहमान की सहमति मानी जाती थी। यही बात ऊपर बैठे लोगों को सबसे ज्यादा चुभने लगी। कराची की राजनीति में कई चेहरे ऐसे थे जो खुले मंच पर कुछ और कहते थे और बंद कमरों में कुछ और करते थे। रहमान की बढ़ती ताकत उनके लिए खतरा बन चुकी थी क्योंकि वह किसी के इशारे पर चलने वाला इंसान नहीं था। न पैसे से खरीदा जा सकता था, न डर से दबाया जा सकता था। पुलिस और एजेंसियों के लिए भी रहमान एक सिरदर्द बन चुका था। वह कई बार खुलेआम कहता था कि अगर सिस्टम गरीबों के साथ इंसाफ नहीं करेगा तो वह खुद इंसाफ करेगा। यह बात कानून के लिए सीधी चुनौती थी। धीरे धीरे उसके खिलाफ फाइलें मोटी होने लगीं। पुराने केस दोबारा खोले गए, नए आरोप जोड़े गए। मीडिया में उसकी छवि सिर्फ एक क्रूर गैंगस्टर के रूप में पेश की जाने लगी ताकि उसके समर्थकों को उससे दूर किया जा सके। लेकिन लियारी की गलियों में कहानी कुछ और थी। वहां लोग कहते थे कि रहमान ने हमें बचाया है। जब कोई गुंडा वसूली करता था तो वहीं खड़ा होता था। जब पुलिस बेवजह परेशान करती थी तो वहीं आवाज उठाता था। इसलिए लोग उसे अपना मानते थे। यही वजह थी कि जब भी पुलिस लियारी में ऑपरेशन की कोशिश करती उसे भारी विरोध का सामना करना पड़ता। कई बार पुलिस को बिना कार्रवाई किए लौटना पड़ा। यह बात सिस्टम के अहंकार को और ज्यादा चोट पहुंचाती थी। आखिरकार फैसला लिया गया कि अब रहमान को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। यह फैसला खुलकर कभी नहीं कहा गया, लेकिन इशारों में सब तय हो चुका था। ऑपरेशन की जिम्मेदारी एक ऐसे अफसर को दी गई जो अपने सख्त रवैये और बेखौफ फैसलों के लिए जाना जाता था। उस अफसर का नाम था चौधरी असलम। चौधरी असलम कराची पुलिस में एक जाना पहचाना नाम था। उसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता था। उसके बारे में कहा जाता था कि जिसे उसने निशाना बना लिया वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। 2009 का साल। कराची पहले से ही तनाव में था। रहमान को खबर मिल चुकी थी कि अब पुलिस और एजेंसियां पूरी ताकत से उसके पीछे हैं। उसने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी थी, लेकिन शायद वह यह समझ नहीं पाया कि घेरा कितना बड़ा हो चुका है। एक दिन खबर आई कि रहमान लियारी एक्सप्रेसवे की तरफ मूव कर रहा है। यही वह मौका था जिसका इंतजार किया जा रहा था। पुलिस की कई टीमें पहले से तैनात थीं। जैसे ही रहमान की गाड़ी एक्सप्रेसवे पर पहुंची, चारों तरफ से उसे घेर लिया गया। गोलियों की आवाज गूंजी। कराची की सड़कें एक बार फिर दहशत से भर गईं। पुलिस का दावा था कि रहमान ने पहले फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया। लेकिन लियारी के लोग इस कहानी को मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि यह कोई आम मुठभेड़ नहीं थी, यह एक तयशुदा फैसला था। रहमान को इसलिए मारा गया क्योंकि वह बहुत ताकतवर हो गया था। इतना ताकतवर कि उसके बिना कराची की राजनीति अधूरी लगने लगी थी। जब रहमान की मौत की खबर लियारी पहुंची तो पूरा इलाका ठहर सा गया। दुकानों के शटर गिरने लगे, बाजार बंद हो गए। 3 दिन तक लियारी में सन्नाटा पसरा रहा। लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन विरोध में नहीं, मातम में। औरतें रो रही थीं, बुजुर्ग खामोश थे और नौजवान गुस्से में थे। लोगों का कहना था वह गलत था लेकिन हमारा था, वह हमारी ढाल था। यह वही इलाका था जिसने रहमान को पैदा किया था और अब वही इलाका उसे खो चुका था। रहमान डकैत की मौत के साथ एक दौर खत्म हो गया, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। क्या वह सिर्फ एक अपराधी था या फिर सिस्टम की नाकामी का नतीजा? क्या अगर कानून सही समय पर काम करता तो रहमान जैसे लोग पैदा ही नहीं होते? इन सवालों का जवाब आज भी कोई साफ तौर पर नहीं देता, लेकिन इतना तय है कि जिस आदमी ने दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, उसका नाम कराची के इतिहास
इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। रहमान डकैत के जाने के बाद कराची सिर्फ एक गैंगस्टर से खाली नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसे दौर से बाहर निकला जिसे लोग डर और सहारे दोनों नामों से जानते थे। उसकी मौत ने अंडरवर्ल्ड, सियासत और आम लोगों तीनों को अलग अलग तरीके से प्रभावित किया। अंडरवर्ल्ड में सबसे बड़ा असर यह पड़ा कि पहली बार सबको यह एहसास हुआ कि कराची में अब एक राजा नहीं रहा। पहले दाऊद का नाम लिया जाता था, फिर रहमान का खौफ जोड़ा गया। अब दोनों ही तस्वीर से हट चुके थे, एक शहर से, दूसरा दुनिया से दूर। इस खाली जगह को भरने की कोशिशें शुरू हुई, लेकिन रहमान जैसा असर कोई दोबारा नहीं बना पाया। दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क पर भी इसका सीधा असर पड़ा। क्लिफ्टन की जमीन वाला मामला अंडरवर्ल्ड की फाइलों में एक चेतावनी की तरह दर्ज हो गया। अंदर ही अंदर यह माना गया कि कराची में अब सीधे टकराव का खेल महंगा पड़ सकता है। दाऊद के लोग ज्यादा सतर्क हो गए। खुले कब्जे और धमकियों की जगह पर्दे के पीछे की चालें बढ़ीं। लियारी में हालात बदले। कुछ समय तक सन्नाटा रहा, फिर धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी लौटी। लेकिन लोगों के दिलों में जो भरोसा और डर दोनों साथ साथ रहते थे, वह पहले जैसा नहीं रहा। बुजुर्ग कहते थे कि रहमान गलत था, पर उसने हमें बाहरी जुल्म से बचाया। नौजवानों के लिए वह ताकत की मिसाल बन गया, एक ऐसी मिसाल जिसने सिस्टम को आईना दिखाया। यहीं से रहमान की विरासत शुरू होती है। विरासत अपराध की नहीं, बल्कि उस सवाल की कि जब कानून देर से पहुंचे तो लोग किसके पास जाएं। यही सवाल आज भी कराची की गलियों में गूंजता है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर सिस्टम समय पर काम करता तो रहमान जैसा किरदार पैदा ही नहीं होता। कुछ कहते हैं कि ताकत का जवाब ताकत ही होता है। मीडिया में रहमान की कहानी दो हिस्सों में बंटी रही, एक तरफ खूंखार अपराधी, दूसरी तरफ लोकल हीरो। सच इन दोनों के बीच कहीं था। वह न पूरी तरह फरिश्ता था, न सिर्फ हैवान। वह उस शहर की पैदाइश था जहां हालात इंसान को जल्दी बड़ा और जल्दी खतरनाक बना देते हैं। यही वजह है कि जब धुरंधर जैसी फिल्मों में उसके जैसे किरदार की झलक दिखी तो लोगों ने उसे तुरंत पहचाना। अक्षय खन्ना द्वारा निभाया गया कैरेक्टर सिर्फ एक विलेन नहीं लगा, बल्कि एक अनप्रिडिक्टेबल दिमाग की झलक लगा, जो कभी मदद करता है तो कभी तबाही मचा देता है। फिल्म ने उस मानसिकता को पकड़ा जिसने कराची जैसे शहरों को दशकों तक चलाया। रहमान की कहानी यह भी सिखाती है कि अंडरवर्ल्ड में जीत स्थायी नहीं होती। आज ताकत, कल निशाना। जिसने दाऊद जैसे डॉन को पीछे हटाया, वही सिस्टम की रडार पर आकर खत्म कर दिया गया। यह चक्र बार बार दोहराया जाता है। नाम बदलते हैं, तरीके बदलते हैं, लेकिन अंजाम अक्सर एक सा रहता है। आज जब पीछे मुड़कर देखा जाता है तो क्लिफ्टन की उस जमीन का किस्सा सिर्फ प्रॉपर्टी विवाद नहीं लगता। वह एक शहर की नसों में दौड़ती ताकत, डर और राजनीति का आईना लगता है। उस एक टकराव ने यह दिखा दिया कि कराची में जमीन की कीमत ईंट पत्थर से नहीं, बल्कि खून और प्रभाव से तय होती है। रहमान डकैत की मौत के बाद कई लोग आए, कई गए, लेकिन लियारी ने जिस तरह 3 दिन तक अपने शटर गिराए, वह किसी आम गैंगस्टर के लिए नहीं होता। वह एक संकेत था कि लोग सिस्टम से नाराज हैं और उन्हें ऐसा कोई चाहिए था जो उनकी तरफ खड़ा हो। यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा सबक छुपा है। जब न्याय देर से मिलता है तो गैर कानूनी ताकतें जगह बना लेती हैं। जब कानून भरोसा नहीं देता तो लोग डर का सहारा ढूंढते हैं, और जब डर ही सहारा बन जाए तो रहमान जैसे किरदार जन्म लेते हैं। आज भी कराची के कुछ कोनों में उसका नाम फुसफुसाहट में लिया जाता है। कुछ लोग उसे गाली देते हैं, कुछ याद करते हैं, लेकिन कोई उसे भूल नहीं पाया। शायद इसलिए कि उसने दाऊद जैसे नाम को पहली बार ना सुनाई थी, और वह ना कराची की गलियों में गूंज बन गई। यही वजह है कि यह कहानी सिर्फ अतीत नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक आईना है और एक सवाल है जिसका जवाब हर सिस्टम को खुद देना होता है। तो दोस्तों, यह थी वह पूरी दास्तान जब लियारी का रहमान अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े नाम से भिड़ गया और कराची ने पहली बार देखा कि ताकत को भी चुनौती दी जा सकती है। आपका इस पर क्या कहना है? क्या रहमान सिर्फ अपराधी था या हालात का नतीजा? और धुरंधर में आपको कौन सा किरदार ज्यादा असरदार लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।